नमस्कार, वीकेंड में कर चुके हैं हम प्रवेश। स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि शुक्रवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी हल्की फुल्की नेगेटिव टेरिटरी में शुरुआत है, 15 पॉइंट्स ही नीचे है, 19,860 के पास ट्रेड होता हुआ। डाउ फ्यूचर्स 27 पॉइंट्स, नैस्डैक फ्यूचर्स 11 पॉइंट्स। एशियन मार्केट्स पर नजर डालें, 300 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ यहां पर दिख रही है और बाकी जितने एशियन मार्केट्स खुले हैं कुछ मिली जुली सी शुरुआत ही यहां पर दिखाई दे रही है। कमोडिटी मार्केट की बात करें, सोना चांदी दायरे में है और कच्चे तेल में एक और दिन प्रेशर का देखने को मिला है। क्या कुछ हुआ है इंटरनेशनल मार्केट्स में एंड ऑफ कोर्स आज कौन कौन सी क्यूज पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर दीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप मॉर्निंग, जरा बताइए कहाँ कहाँ रखनी है नजर, क्या कुछ हुआ है? तो अमेरिका पे रखनी नहीं है नजर, नहीं रखनी कुछ है, एक्शन नहीं हुआ। कल छुट्टी थी और आज भी हाफ डे रहेगा, तो एसेंशियली कोई ज्यादा बड़े वॉल्यूम्स आपको आते हुए नहीं दिख सकते। जैसा आपने बताया, फ्यूचर्स ठीक ठाक कारोबार कर रहे हैं, हल्की सी इनकी बॉन्ड यील्ड बढ़कर आई है, बट उसका कोई इंपैक्ट होगा नहीं बाजार में। तो वैसे अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत आज सुबह आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी आपका एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है, ज्यादातर एशिया के बाजारों में भी ठीक ठाक कारोबार आपको होते हुए दिख रहा है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स अच्छे मूड में हैं, इस पूरे महीने अच्छे मूड में हैं और अभी भी अच्छे मूड में बनी हुई है, और इस मूड को खराब करने के लिए कोई ऐसी खबर या ट्रिगर आपके सामने नहीं आते हुए दिखा है। एशिया की बात करें, आपने जापान पर रखी नजर। कल छुट्टी थी, एक दिन की छुट्टी के बाद आज जापान के बाजारों में बढ़िया तेजी आपको आती दिख रही है। निक्के आपको करीब 5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि इनका सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आया है। अब सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर में इन्फ्लेशन जरूर इनका बढ़कर आया है, बट अनुमान से कम आपने बढ़त देखी है, स्पेशली कोर सीपीआई में। जो इनका कोर सीपीआई आया है वो अनुमान से कम बढ़कर आया है, 2.9% पर आया है, अनुमान 3% का था, तो वहां से भी थोड़ा एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। तो जापान के बाजारों में अच्छी तेजी बन रही है। चीन और हांगकांग में कल हमने अच्छा एक्शन देखा था, आज देखते हैं किस तरह की मूव आपको आती हुई दिखेगी। जहां तक यूरोप की बात है, कल करीब 1/4% तक की खरीदारी आपने यहां पर आती हुई देखी, अच्छी बढ़त थी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था, थोड़ा ऑयल एंड गैस शेयर्स में रिबाउंड था, बट ट्रैवल शेयर सरप्राइजिंगली कल आपको थोड़ा फिसल कर आते हुए दिखे। हल्का सा डेटा का भी रिएक्शन आपने यूरोप में आते हुए दिखा है। 3 साल में पहली बार यूरोजोन पीएमआई में रोजगार में गिरावट के संकेत हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि नेगेटिव खबर है, 3 साल बाद आप रोजगार में गिरावट के संकेत देख रहे हैं, बट दूसरी तरफ इसे पॉजिटिव भी आप देख सकते हैं कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो पिछली पॉलिसी में पॉज पर आ गया था 10 बार रेट बढ़ाने के बाद, अब शायद उसे आगे रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि वहां पर भी एम्प्लॉयमेंट में गिरावट के संकेत आ रहे हैं। तो फेड की तरह ईसीबी के लिए भी ये राहत की बात रहेगी अगर ये डेटा थोड़ा खराब ही होकर आता है, तो वहां से थोड़ा बाजार को सहारा मिला। यूके के बाजारों में भी कई सारा डेटा आया था, वहां पर जो उनका इंडस्ट्रियल पीएमआई है वो बढ़कर आया है, तो मजबूती दिखा रहा है। दूसरा, इनका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये डेटा अनुमान से बेहतर आपको आते हुए दिखा है, और वो भी इस बीच जब इन्फ्लेशन बड़ी परेशानी बना हुआ है। यूएस में इन्फ्लेशन बड़ी परेशानी है, यूरोप में इन्फ्लेशन बड़ी परेशानी है, बट अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखें तो यूके का इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा रहा है पिछले कुछ समय में। उसके बीच अगर आपका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा मजबूत आ रहा है तो ये इकोनॉमी में स्ट्रेंथ के संकेत दिखा रहा है। तो नॉनदलेस इन सारे डेटा पर यूरोप के बाजार भी आपको कल फोकस करते हुए दिखे, और अच्छा एक्शन कल आपने यूरोप के बाजारों में भी देखा है। कमोडिटी मार्केट में भी सुस्ती छाई हुई थी, कल ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अमेरिकी बाजार बंद होने से वॉल्यूम्स भी थोड़े कम थे, बट कच्चे तेल में एक बार फिर से आप नरमी देख रहे हैं। $82 के नीचे ही आपको कच्चा तेल लगातार दिख रहा है, कुछ ज्यादा एक्शन नहीं, उसी के आसपास आपको सपाट ट्रेड दिखेगा। सोने में चांदी में रेंज बाउंड आपने ट्रेड देखा है, कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं है। $2000 के नीचे सोना सपाट है। डॉलर इंडेक्स में आप सुस्ती देख रहे हैं, वहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ी मूव्स नहीं आती हुई दिख रही हैं। लेड छोड़कर सभी बेस मेटल्स हालांकि कल थोड़े मजबूत हुए थे, कॉपर स्पेशली 2.5 महीने की ऊंचाई पर था, बट कुछ ज़्यादा एक्शन आपको नहीं दिख रहा है। ठीक ठाक कारोबार जहाँ तक कमोडिटी बाजार है वहाँ से भी आपको आते हुए दिखेगा। एक चीज़ है जो बाजार पर वैसे इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ है, इजराइल हमास युद्ध का, बट नॉनदलेस एक सेंटिमेंट बूस्टर है। जो सीज फायर है कल शुरू होने वाला था, कुछ कारणों की वजह से कल डिले हो गया, बट आज से सीज फायर शुरू होने वाला है। गाजा टाइम सुबह 7 बजे, यानी कि इंडिया टाइम देखें तो करीब 10:30 बजे सुबह से ये सीज फायर शुरू होने वाला है। अगले 4 दिनों के लिए ये सीज फायर प्रभावी रहेगा। अब इसमें क्या कुछ होने वाला है, शाम 4 बजे आज से आप देखेंगे कि फर्स्ट बैच ऑफ हॉस्टेजेस को रिलीज किया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि रोज कुछ ना कुछ हॉस्टेजेस को रिलीज किया जाएगा। फर्स्ट बैच में 13 विमेन एंड चिल्ड्रन हैं जिन्हें पहले रिलीज किया जा रहा है, और अगले कुछ दिनों में करीब 50 लोगों को रिलीज करने वाले हैं हमास की तरफ से। इजराइल की तरफ से कितने पैलेस्टीनियंस को रिलीज किए जाएंगे उसमें क्लैरिटी नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं 150 पैलेस्टीनियंस हो सकते हैं, कुछ कह रही हैं 200 हो सकते हैं, कुछ कह रही हैं इवन 300 हो सकते हैं, बट
रिलीज दोनों साइड से हॉस्टेजेस होने वाले हैं, ये अच्छी बात है। गाजा में रिलीफ मटेरियल आने वाला है, प्रतिदिन 200 ट्रक रिलीफ मटेरियल्स लेकर आएंगे, ऑयल एंड गैस भी आने वाला है। तो एसेंशली 4 दिन के लिए ये सीज फायर है और फिर आगे भी आशा की होप है कि इसे रोज बढ़ाया जाता है अगर हमास 10 हॉस्टेजेस रोज और रिलीज करता है। तो पहले 4 दिन में करीब 50 हॉस्टेजेस को रिलीज किया जाएगा और फिर हर एक दिन बढ़ सकता है अगर 10-10 हॉस्टेजेस ये और रिलीज करें। तो एक सेंटिमेंट बूस्टर है, हालांकि बाजार इस खबर पर ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है, बट नॉनदलेस बाकी जो संकेत आ रहे हैं बाजार के लिए अमेरिका की छुट्टी के बीच अच्छे आ रहे हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए, पॉजिटिव संकेत मार्केट्स के लिए निकल कर आ रहे हैं और जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर भी देखा जाए तो ये एक तरह से कुछ अच्छे ही संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। तो जिस तरह के ग्लोबल क्यूज हैं उन सब के बीच हमारे मार्केट्स में आज किस तरह की हलचल हो सकती है और आपको क्या करना है, सब बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, वैसे तो वॉल्यूम्स हम कम ही देख रहे हैं क्योंकि अमेरिका के बाजार बंद थे। आज हमें क्या करना है सर, निफ्टी बैंक निफ्टी को कैसे प्ले करें? गुड मॉर्निंग। आज के संकेत कम है, मिले जुले हैं और हल्के निशान में है ही आपके लिए, तो वो संकेत ठीक है। दूसरा, हमारे बाजारों का संकेत अगर आपको देखना है तो कल एफआई की तरफ से वायदा कारोबार में है और कैश मार्केट में दोनों में मिला के हल्की फुल्की खरीदारी का ही आंकड़ा है, तो वो भी दिक्कत नहीं है। और बाजार में लगातार दूसरे दिन 19,800 के ऊपर निफ्टी पर बंद हुए हैं और बैंक निफ्टी भी वापस कल 43,600 के आसपास बंद होने में कामयाब रहा है। तो ओवरऑल संकेत ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। शांत कारोबार देखने को मिलेगा इंडेक्स में। वैसे भी आप देख रहे हैं 3-4 दिनों से बहुत ही सीमित दायरे में इंडेक्स है। नीचे में 19,725, ऊपर में 19,875, ये 150 पॉइंट की रेंज बना रखी है इंडेक्स है और इस रेंज से किसी भी एक की तरफ बाहर निकलने की इच्छा है नहीं। तो आज फिर से हमारी स्ट्रेटेजी यही होगी, 19,750 की रेंज में आता है तो ये निफ्टी खरीदारी करने के लिए आपको मौका देगा। और ऊपरी स्तरों पर 19,875, 19,950 की रेंज आती है तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, सपोर्ट रेंज है 43,225 से लेकर 43,450, ये 2 सपोर्ट लेवल है इंपॉर्टेंट। इन दोनों लेवल के आसपास खरीदारी करनी है और ऊपरी स्तरों पर आपके लिए 43,725 से लेकर 43,875 की रेंज है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है। के लिए हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, सोमवार की छुट्टी है, 3 दिनों का लंबा वीकेंड है। अमेरिका वाले भी आज आधा दिन काम करेंगे, ज्यादा संकेत वहां से भी नहीं होंगे। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कम वॉल्यूम वाला सेशन होगा, स्टॉक्स से ज्यादा होगा सेशन। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन थोड़ा सा बेहतर रहेगा, लार्ज कैप सीमित दायरे में लेकिन पॉजिटिव बायस के साथ कारोबार करेंगे। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है, सपोर्ट लेवल के आसपास आने पर प्रॉफिट खरीदारी करनी है और ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल के आसपास 50-75 पॉइंट की आपको एक गैप मिल जाती है इंट्राडे में, वही प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बेसिकली ये है कि क्योंकि चक्के मारने का दिन नहीं है, सिंगल्स रहने का दिन है, तो छोटे छोटे मुनाफे के लिए आपको ट्रेड करना है। जी वेरी वेल सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी क्लैरिटी देने के लिए और बताने के लिए कि क्या एक्सपेक्ट करना है और कहां कहां ध्यान देकर चलना है। तो चलिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो रहेगा भरपूर, तो कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं, खबरों के दम पर कहां कहां एक्शन रहेगा, पूरी डिटेल लेकर वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण मॉर्निंग, एक लंबे वीकेंड की तैयारी हो रही है लेकिन शुक्रवार को कहां कहां नजर रखनी है? सर ने एक इंडिकेशन तो दे दिया, अब जरा स्पेसिफिक्स बता दीजिए। डेफिनेटली लंबा वीकेंड आने वाला है लेकिन लंबा वीक भी था, छुट्टी थी, सब कोई नहीं थी। काफ़ी सारे ट्रिगर्स है जहाँ पे नज़र रखना है। सबसे पहले तो एक टेक्समैको रेल पे नज़र रखेगा, बोर्ड बैठक है, QIP का इशू प्राइस जो है वो ये आज तय करने वाले हैं। मारुति इस पे नज़र रखेगा क्योंकि बोर्ड बैठक में सुजुकी मोटर्स को 1.23 करोड़ शेयर्स अलॉट करने पे ये कंपनी विचार करेगी। PFC आजकल ट्रेडर्स फेवरेट बन चुका है लेकिन इसमें इंटरिम डिविडेंड की एक्स डेट है 4.5 रुपये की, तो एडजस्टमेंट देखने मिलेगा, डरिएगा मत। GNFC बायबैक जो है उसकी रिकॉर्ड डेट है, टेंडर ऑफर है, 770 रुपये का प्राइस रखा था, तो ये स्टॉक पे भी नजर रखेगा। IPO, और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग डेटा है क्योंकि 5 IPO है और सबके सब भर चुके हैं, ये एक अच्छी बात है। केवल एक फेड फाइनेंशियल है जो ऑलमोस्ट भरा है, लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे तो ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। सबसे पहले एडा की बात करता हूँ, IPO क्लोज हो चुका है, टोटल सब्सक्रिप्शन जो है 38.8 टाइम्स है, जिसमें रिटेल का हिस्सा जो है 7.73 टाइम्स भर चुका है। टाटा टेक, इसको सबसे जोरदार रिस्पांस मिला है, अभी तो डे 2 ही हुआ है, आज डे 3 है, टोटल 14.85 टाइम्स भरा है, रिटेल का हिस्सा 11.19 टाइम्स भर चुका है और जो शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्वेशन पोर्शन था वो करीब 20 गुना भर चुका है। फ्लेयर राइटिंग, यहाँ पे भी आज तीसरा दिन है, डे 2 का अपडेट दे रहा हूँ,
टोटल 6.11 टाइम्स भरा है, इसमें रिटेल का हिस्सा 7.14 टाइम्स भर चुका है। गांधार ऑयल, इसको भी बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला है, करीब 15.25 टाइम्स ये भर चुका है, इसमें रिटेल का हिस्सा जो है 17.24 टाइम्स भरा है। फेड बैंक फाइनेंशियल्स, थोड़ा ठंडा रिस्पॉन्स यहाँ पे है क्योंकि टोटल सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो 90% है, यानी कि 0.9 टाइम्स। रिटेल का सब्सक्रिप्शन हालांकि यहाँ पे अच्छा रहा है, 1.25 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। तो करीब करीब जितने भी मैंने आपको आईपीएल बताए सब भरे हैं, केवल एक ये फेड फाइनेंशियल जो है इसमें थोड़ा सब्सक्रिप्शन कम रहा है। हालांकि आज देखना है कि लास्ट डे है, भर जाएगा, लगता तो यही है। अब खबरें और फार्मा स्टॉक्स, कल भी हमने देखा था कि सिप्ला फोकस में था, आज लुपिन भी फोकस में होगा क्योंकि कंपनी को यूएस एफडीए से दवा की अप्रूवल मिला है। एक कैटरैक्ट की सर्जरी के बाद जो मरीजों को पेन होता है उसके लिए ये दवा है जिसके लिए कंपनी को अप्रूवल मिला है, और यूएस में इस दवा का सालाना सेल्स अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 1500 करोड़ रुपए के आसपास की है। साथ ही साथ एक टाइप 2 डायबिटीज़ और दूसरे भी बीमारियों के लिए एक दवा जो है उसके लिए भी कंपनी को यूएस एफडीए से टेंटेटिव अप्रूवल मिला है, और इस दवा का यूएस मार्केट में अगर आप देखेंगे तो कुल सेल्स करीब करीब 4600 करोड़ के आसपास की है। तो दोनों को अगर आप मिला दें तो दो प्रोडक्ट के लिए जो अप्रूवल मिला है उसके यूएस में मार्केट सेल्स जो है करीब 6000 करोड़ रुपए के आसपास की है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। अब सिप्ला, कल सबसे ज़्यादा चर्चित स्टॉक था ये। इन्होंने अपने पीतमपुर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है उसमें जो वार्निंग लेटर मिला था इनको, उस पर सफाई दी है। इनका कहना है कि 18 तारीख को ये लेटर मिल चुका था और कंपनी समय सीमा के अंदर वार्निंग लेटर का जो है वो जवाब भी देगी। सबसे बड़ी दिक्कत एनालिस्ट कम्युनिटी को ये थी कि क्या इससे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो कंपनी का कहना है कि एग्जिस्टिंग कमर्शियल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है उस पर इस वार्निंग लेटर का कोई असर नहीं होगा। तो एक क्लैरिफिकेशन जो है वो यहाँ से सिप्ला की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं एनएमडीसी की, तो यहाँ पे आयरन और लम की कीमतें जो है इस कंपनी ने 3.8% से बढ़ा दी है, महीने दर महीने में बात कर रहा हूँ, और फाइन की कीमतें जो है उसमें 4.4% के आसपास की बढ़ोतरी की है, यानी कि इन्होंने अपने प्रोडक्ट की कीमतें जो है उसको बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं एल&टी फाइनेंस की, तो यहाँ पे कंपनी का एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ पहला फाइनेंशियल करार हुआ है, जिसके जरिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने करीब 1040 करोड़ रुपए के आसपास की जो फंडिंग है वो इस कंपनी को की है। रूरल और पेरी अर्बन एरियाज में महिलाओं के फाइनेंसिंग को सपोर्ट करने के लिए फंडिंग जो है वो कंपनी को मिली है। इसके बाद बात करते हैं अपार इंडस्ट्रीज़ की, तो QIP जो है इस कंपनी का खुल चुका है। फ्लोर प्राइस 5540 के आसपास रखा है, यानी कि कल के क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 2.5% के आसपास के डिस्काउंट पे कंपनी ने ये फ्लोर प्राइस रखा है। 29 नवंबर को इशू प्राइस पे कंपनी बैठक करेगी। साथ ही साथ याद रखिएगा इससे कंपनी करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास जुटाने वाली है। 28 सितंबर को कंपनी ने जब ये अपना अपडेट दिया था कि हम QIP लाएंगे, तब कंपनी ने ये बात कही थी। प्रेस्टीज एस्टेट, यहाँ पे कंपनी ने बैंगलोर में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट प्रेस्टीज ग्लेनब्रोक को जो है वो लॉन्च कर दिया है। इस प्रोजेक्ट में 2 हाई राइज टावर जो है उसमें 285 अपार्टमेंट्स जो है होंगे, और इससे रेवेन्यू पोटेंशियल जो है करीब 550 करोड़ रुपए के आसपास का है। होम फर्स्ट फाइनेंस, कल याद होगा आपको इसमें ब्लॉक डील्स हुई थी, तो यहाँ पे प्रमोटर ट्रू नॉर्थ ने 34.6 लाख शेयर्स बेचे हैं। एथर मॉरिशस ने भी करीब 23 लाख शेयर्स बेचे हैं। फॉरेन कंपनी ऑरेंज ग्लोव इन्वेस्टमेंट ने 28.8 लाख शेयर्स बेचे हैं। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 9.81% इक्विटी यानी कि 86.51 लाख शेयर जो है 870 के भाव पे बेचे गए हैं। बायर्स में स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड है जिन्होंने करीब करीब 2.72% हिस्सा या फिर 24 लाख शेयर खरीदे हैं। फिडेलिटी ने यहाँ पे 4.76 लाख शेयर यानी कि करीब आधा % के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो खरीद ली है। रेट गेन यहाँ पे FPI सोसाइटी जनरल ने करीब 6.15 लाख शेयर यानी कि आधा % के आसपास की हिस्सेदारी जो है 663 के भाव पे बेच दी है। और तिलक नगर इंडस्ट्रीज, यहाँ पे भी आपको याद होगा कल ब्लॉक डील हुई थी, उस स्टॉक में गिरावट भी हुई थी। प्रमोटर अमित धानुकर ने यहाँ पे करीब 30 लाख शेयर यानी कि 1.5% के आसपास की हिस्सेदारी जो है 252 के भाव पे बेची है। इनका हिस्सा जो है 15.57% से गिर के अब 14% के आसपास आ चुका है। चलिए, तो बाजार से रिलेटेड अपडेट्स वरुण ने आपके सामने रख दिए हैं, और यही वो पॉकेट्स हैं जिनमें आपको सबसे ज्यादा हलचल आज के मार्केट में देखने को मिलेगी। धन्यवाद वरुण पूरी डिटेल के लिए। आइए एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। श्रीकांत जी, सर मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जरा बताइए आपकी बेस्ट पिक्स कहाँ से आ रही है, कहाँ अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है आज? गुड मॉर्निंग नेहा जी।
तो देखिए, अगर परफॉर्मेंस देखें तो ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। कई सारे स्टॉक्स टेक्निकल ब्रेकआउट में आए हैं। यहाँ पे हमें लगता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, यहाँ पे कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। 103.50 104 के करीब की क्लोजिंग है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे अराउंड 101 का, और टारगेट नजर आते हैं यहाँ पे 108 के। तो 108 का टारगेट है और 101 का स्टॉप लॉस रखे, आईओसी को खरीदे। साथ ही साथ मुझे लगता है कि ऑटो कंपनीज में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और टाटा मोटर्स यहाँ पे हमें लगता है कि परफॉर्मेंस आ सकता है। पिछले 2-3 दिनों से देखेंगे तो रेंज बाउंड एक्टिविटी थी, अब यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है। तो 680 के करीब इसे खरीदे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें अराउंड 674 का, और टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 700 रुपए तक। ओके, चलिए दो बेहतरीन पिक्स आती हुई आईओसी पे रखिएगा नजर। 108 के टारगेट के लिए करे खरीदारी, 101 का स्टॉप लॉस, और टाटा मोटर्स 700 के लक्ष्य के लिए करे खरीदारी। 680 के पास एंट्री करनी है और 674 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। अब बात करते हैं कमोडिटी बाजार की रणनीति की। कुंवर ब्रोकिंग के रवि देवरा हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। रवि जी, गुड मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है आपका। कल हमने एक्शन जो भी थोड़ा बहुत देखा वो बेस मेटल्स में निकल कर आया। 2 दिन पहले की डिप डाउन के बाद कुछ रिकवरी आई, लेड को छोड़ दें अगर, तो बाकी सभी मेटल्स में आई, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, सब में कुछ अच्छा प्रदर्शन दिखा। जरा बताइए, क्या ये स्ट्रेंथ आज भी जारी रहेगी, क्या करना है? मॉर्निंग, डेफिनेटली ये स्ट्रेंथ जारी रहेगी। हालांकि यूएस कल क्लोज था और आज भी यूएस हाफ डे में जा रहा है, तो आई थिंक कोई बड़ा फॉलो बाइंग नहीं देखने को मिलेगा। बट यस, मोमेंटम इंटैक्ट है। बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी जिंक एंड कॉपर में रखने चाहिए, क्योंकि कल चाइना ने मींस के 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में चाइना ने कई स्टिमुलस मेजर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जारी किए। तो शायद लग रहा है कि ये जो वर्कआउट अभी बेस मेटल में दिख रहा है, जिंक में बाय करे 226 के करीब, 224 का स्टॉप लॉस एंड अपर साइड 230 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। और कॉपर में 720 के करीब दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय करे, स्टॉप लॉस लगाए 714 का, और 728 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि जिंक एंड कॉपर, ये 2 कमोडिटी में ये रैली आगे और एक्सटेंड हो सकती है। ओके, दर्शकों की सहूलियत के लिए रिपीट कर देती हूँ, कॉपर और जिंक पे फोकस करना है। जहां तक कॉपर का सवाल है, 720 के पास एंट्री करे, 6 रुपए नीचे यानी कि 714 का स्टॉप लॉस, 728 तक का आपको टारगेट अपसाइड में मिल जाएगा। वहीं जिंक में भी करनी है खरीदारी, 226 के पास, 224 का स्टॉप लॉस, 230 तक का, 230 तक का अपसाइड टारगेट दिख रहा है। अच्छा, जरा सोने चांदी में बताइए क्या करना है? दायरे में अटक के रह गया है, $2000 के ऊपर टिक नहीं रहा है सोना, क्या करना है यहाँ पे? गोल्ड में जो मेजर प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम था यूएस क्लोजर। कल यूएस के मार्केट क्लोज थे, तो इस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में बहुत टैपिड मूव थी। वही बॉन्ड यील्ड्स में थोड़ा एचअप देखने को मिला था, 4.4 वाले बॉन्ड यील्ड बढ़ के 4.46 आ चुके। तो इस हिसाब से थोड़ा मार्केट नर्वस है एंड उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सिल्वर में कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेना बेटर होगा। सिल्वर को स्ट्रिप रेजिस्टेंस 73,400 के करीब है, तो कल 73,000 के करीब क्लोज हुआ था। 73,100 के करीब सेल करें सिल्वर के दिसंबर फ्यूचर को, स्टॉप लॉस लगाए 73,400, डाउन साइड 72,400 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, अच्छा, अब जरा बताइए कि कच्चे तेल में क्या करें, क्योंकि बड़े कंफ्यूज फंडामेंटल्स हो गए। तो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे जो मिडिल ईस्ट को लेकर तनाव था वो तो अब कुछ ठंडा होता दिख रहा है, क्योंकि सीज फायर है, 4 दिन का युद्ध विराम रहेगा, बंधकों को रिलीज किया जाएगा, तो वो वाली टेंशन थोड़ी ठंडी होती दिख रही है। ओपेक की बैठक यहाँ स्थगित हो गई है, अमेरिका में रिकॉर्ड स्तर पर आउटपुट है और इन्वेंट्रीज भी बढ़कर आ रही हैं। तो जरा बताइए कच्चे तेल में क्या करना है? इस हिसाब से देखे तो जब ओपेक मीटिंग कैंसिल हुई उसके बाद अभी ऐसा बात चल रहा है कि शायद ऑनलाइन मीटिंग होगी। तो आई थिंक ये कुछ न कुछ अभी काफी टाइम के बाद ऐसा देखा गया कि ओपेक प्लस मीटिंग के लिए इतने एग्री नहीं हो रहे, तो कुछ डिसएग्रीमेंट है अभी यहाँ से स्टील प्रोडक्शन कट को लेके। तो मेरे हिसाब से ये थोड़े सेंटिमेंट नेगेटिव है क्रूड के लिए। हालांकि वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो पुट ऑप्शन का इस्तेमाल करें। 6400 के स्ट्राइक का क्रूड का पुट ऑप्शन 250 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस लगा 170 का। मुझे लग रहा है कि ये पुट ऑप्शन आपको 380 तक के टारगेट दे सकता है।
तो इस बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि कच्चे तेल के फंडामेंटल्स हर तरफ के आ रहे हैं, बहुत वॉलेटिलिटी है, इसीलिए कच्चे तेल में ऑप्शंस के माध्यम से कारोबार करें। 6400 की जो कॉल है वो आपको 250 के पास खरीदनी है, 170 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऐसी स्थिति में 380 का टारगेट आपको मिल जाएगा। अच्छा, क्विकली नेचुरल गैस में क्या हो रहा है ये जरा बताइए, क्योंकि देखा जाए तो ऑफिशियली ठंड की सीजन की शुरुआत पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो चुकी है, वेस्टर्न वर्ल्ड में, लेकिन वो स्पॉट नहीं दिख रहा है कीमतों में जैसा एक्सपेक्टेड होता है अमूमन इस टाइम। डेफिनेटली अभी शुरुआत हुई है, पर्टिकुलर शुरुआत थोड़ी लेट हुई है, तो लग रहा है कि मीन्स प्राइसेस में जो हम अक्टूबर एंड से नवंबर में तेजी देखते थे वो अभी दिसंबर में आएगी। पर मैं बुलिश हूँ, नेचुरल गैस में सप्लाई के थोड़े कंसर्न भी है और अगर ये ठंड जिसे अब से अभी रफ्तार पकड़ रही है, अगर ऐसी ठंड डेवलप हुई तो हीटिंग डिमांड बढ़ेगी और काफी अच्छी अपसाइड की मैं दिसंबर में उम्मीद कर रहा हूँ। लेवल स्पेसिफिक और इंट्राडे स्पेसिफिक 255 के करीब दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल गैस का बाय कर ले, 251 के स्टॉप लॉस के साथ 265 तक के टारगेट आपको 102 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। वेरी वेल रवि जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी मार्केट में कहां और किस तरीके से आज ट्रेड करके चलना है। तो नेचुरल गैस में भी खरीदारी की सलाह निकल कर आ रही है। लेकिन आइए बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और देख लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर कहां है। तो फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर प्राइमरीली आज एक्सिस बैंक पर टिकी हुई है। क्या क्या लेवल्स है? मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का स्टैंस बरकरार है, लक्ष्य 1275 का है। जेफरीज की अगर बात करें तो वो एक्सिस बैंक पर खरीदारी की अपनी जो राय है वो बरकरार रखे हुए हैं, 1250 का लक्ष्य उनकी तरफ से आया है। HSBC का भी यही मानना है, उनका स्टैंस मेंटेन बाय का है, टारगेट उनकी तरफ से 1200 का है। और अगर मैक्वेरी की अंत में बात करें तो एक्सिस बैंक पर उनका न्यूट्रल स्टैंस है और टारगेट उनका इन सभी में सबसे कम है 980 का। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।